चल रहा है विषय आर्थिक हिंदी काव्य में इसको आगे बढ़ाते हुए मैं परम आदरणीय डॉक्टर पवन अग्रवाल जी जो इस विशेष सत्र के अध्यक्ष होंगे उनको आमंत्रित करता हूँ कि वह डॉक्टर जवाहरलाल शुक्ल जी जो बारा महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वह मंच पर आए और मंचा की होने की कृपा करें। भारती आए हुए हैं और सहायक प्राध्यापक उनको एक सूचना है कि वह अपना शोध पत्र वाचन शोध सारांश का वाचन करें और उनको निर्धारित 5 मिनट का समय दिया जाए क्योंकि कार्यक्रम बहुत अभी होना है, लंबा चलना है तो समय का अभाव है, इसलिए उनको समय का ध्यान रखना है। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर ध्रुव दीक्षित केसर वाणी महाविद्यालय जबलपुर। हम भौतिकवाद में रह रहे हैं पर हिंदी के पढ़ने से हमें 2 चीज़ों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो पेड़ है, संसार है, कुछ वृक्ष है, जहर से भरा हुआ पेड़ है और इसके प्रत्येक पेड़ में जहर लगे हुए हैं। जहर कहीं फल है, जहर की पत्तियां हैं, जहाँ पर भी जाएंगे जहर से भरा पड़ा है। पर विद्वानों ने जब इस पेड़ को खोज की तो उनको पता चला इसमें 2 चीजें काम की हैं और 2 चीजें कौन सी हैं? तो पहला होता है काव्यामृत साहित्य का रस उत्पादन करना। काव्य में जो अमृत है, जो रस है, वो अमृत शक्ति होता है और दूसरा इसमें जो सबसे बढ़िया फल है वो होता है सज्जनों का सहवास। आज जहाँ हम बैठे हुए हैं, आदरणीय दुबे जी, आदरणीय मंच में बैठे हुए युवजन जो बैठे हुए हैं, इनका सहवास हमको बेटा कहीं नहीं मिल पाएगा। जितने भी यहाँ पर है भाग्यशाली है, इनको काफी सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी बात प्रारंभ करूँगा और मैंने कहा मैं संक्षेप भी कहूँगा, इसको मैं नहीं देता हूँ, मैं अपनी बात प्रारंभ कर देता हूँ। और आज कोई विषय की हम बात कर रहे हैं, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। उस कहानी के बाद की बात खत्म कर दूँगा। हमारे हिंदी साहित्य की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, उस समय की बात है जब हिंदी की शुरुआत हुई थी। बात हो रही है 1894 की, जब लोगों को लगा कि हमारी एक भाषा बन रही है, इसमें कुछ होना चाहिए। और फिर काशी में कुछ विद्वानों ने एक सभा की स्थापना की, काशी नागरी इंस्टीट्यूट है, काशी नागरी की सभा बनी वहाँ पर और उन्होंने वहाँ पर हिंदी साहित्य के बारे में प्रयास करने का एक शपथ ली। उसी समय 1998 में प्रयास में एक बहुत बात हुए, उन्होंने कहा हिंदी के लिए कुछ काम होना चाहिए और फिर उन्होंने कुछ संपत्ति को ध्यान इकट्ठा किया और उन्हीं नागरिक सरकार की सभा और निवेदन किया क्या कुछ करिए। बदले में उन लोगों ने 1899 में पत्रिका निकाली सरस्वती, और सरस्वती की जो पत्रिका निकाली वो आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। उस पत्रिका को जब निकाला गया उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे और उन्हीं नामों के बीच में जब पत्रिका निकलती थी तो एक छोटा सा बच्चा, छोटी कम उम्र का एक बच्चा बार बार पत्र लिखता था, आपने इस पत्रिका में यहाँ पर ये त्रुटि की है, इसको सुधारना है आपको, यहाँ पर आपने ये गलती की, इसको सुधारना है आपको। उन विद्वानों की सभा जो संपादकीय कार्य करते थे उन्होंने जब बार बार पत्र सुना तो उसका आमंत्रित किया आप आ जाओ। जब वो कम उम्र का लड़का वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने कहा गलती तो बहुत निकालते हो, करके बताओ। उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, रेलवे की नौकरी में हूँ और यदि मुझे कुछ मिल जाएगा जीवन यापन के लिए मैं रेलवे के सहारे में हूँ। तो लोगों ने कहा था बात करना तो बहुत आसान है, यदि करना चाहो तो कर लो, उतनी तनख्वाह मिल जाएगी, कुछ कम देंगे। लड़के ने बात मान ली और बाद में वो व्यक्ति हुआ हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके नाम से हम द्विवेदी जी को जानते हैं। मैं और संक्षेप में बात खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका को संभाला। उस समय सरस्वती पत्रिका की स्थिति जो थी दो कदमों से मैं आपकी बात स्पष्ट करना चाहूँगा। उसमें एक अंश में
लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की चाकूसी करती हैं, लोगों में बड़ा आक्रोश आया। दूसरी एक घटना और में थी, उस घटना में कहा गया था जो तात्या टोपे हैं वो हत्यारे हैं। भारतीय मंडल के जो लोग थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया था सरस्वती पत्रिका का, और तभी महावीर प्रसाद ज्योति जिनके संपादन में निकल रहा था 1906 में उन्होंने अपील की थी कि अब जो हम बात करेंगे राजनीति में बात करेंगे, राजनीति के अलावा किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। और उसी समय उन्होंने कहा था कि ब्रज भाषा को छोड़ के हम अपनी बात हिंदी में करें। और तब हमारे बीच में एक महाकाव्य आता है और वो है हरिओम का प्रवास। आज भी जब बात यहाँ पर हो रही है और कृष्ण के बारे में हो रही है तो अभी तक जितने भी वक्ताओं ने बात की है हरिओम के प्रवास की बात किसी ने नहीं छोड़ी है, सबने अपनी बात रखी है। और मुझे मालूम है कि अभी जितने लोग और आएंगे हरिओम के प्रवासी की बात रखेंगे। बड़ा सुंदर महाकाव्य रहा है। इसी महाकाव्य पे मैंने अपनी बात रखी है। जब इतने लोग बोल रहे हैं तो बोलने के लिए कुछ बचता नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना ऐसा काम करें जिससे लगे कि कुछ नयापन है। और मैंने अपनी बात रखी है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से प्रिय प्रवास में हरिओम जी ने जो संकल्पना दोहराई है वो कैसी है। और अपनी बात में खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं साहित्यकारों का नाम यहाँ पर लिया हुआ है, उनके नाम मैं यहाँ पर उल्लेख कर देता हूँ और मैं समझता हूँ मेरी बात पूरी हो जाएगी। उसमें आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर विजय पाल जी ने लिखा, आधुनिक साहित्य कविता एक चंदेलवाल ने लिखी, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर विजय पाल सिंह ने लिखा है, हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा की पुस्तक है, हिंदी का जो की किताब में भी है राधा वल्लभ शर्मा और उमेश जी के संपादन में है, और आधुनिक हिंदी साहित्य बच्चन जी की पुस्तक है, और हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र और हृदया की पुस्तक है। इन सबने बड़ी तारीफ की है कि हरिओम जी ने मानवीकरण किया है, कृष्ण को मानव के रूप में चित्रित किया है। और सीधी सी बात थी कि द्विवेदी जी ने जब अपील की थी कि हमारा देश जो अंग्रेजों का गुलाम है हम अपने लोगों की बात करें, हम अपने जनों की बात करें, उससे ही प्रभावित होकर हरिओम जी ने बात की थी जो पहले ब्रज भाषा लिखते थे। यहाँ पर भी द्विवेदी जी की बात प्रेरित कर रहा है सभी लोग प्रिय प्रभास। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रभास। खड़ी बोली का सूत पात्र हरिओम के महाकाव्य, उसके पहले महाकाव्य हिंदी खड़ी बोली में नहीं थे। रामचरितमानस आदि जो रचनाएं थी कोई अवधि में ब्रज में इसमें थी, लेकिन प्रिय प्रभास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जिसके बारे में सभी लोग अभी सोच रहे हैं, अभी उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि एक किसने का। शेष गणेश महेश दिनेश हम सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, ताई अनादि अनंत अखंड अवेद अछेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे करे मुनि पारी न पावे, ताई यही की छोहर यहाँ सजिया भरी छाती पे नाची नचावे। एक कृष्ण का चरित्र है, प्रेम में कितनी ताकत होती है इस पंक्तियों से पता चल जाएगा कि वह ईश्वर जो अवेद है अछेद है, जिसको महेश से लेकर दिनेश शंकर सारे लोगों ने उसका पार नहीं पा पाया, लेकिन जो वो डॉक्टर सत्य सोनी जी को कि वह आए और सार्वजनिक शोध को सारांश स्वरूप में यहाँ प्रकट करें। जहाँ की परिस्थितियाँ प्रत्येक साहित्यकार को प्रेरित करती हैं। आदिकाल में यदि हम देखते हैं तो विधर्मी आक्रमणकारियों का आतंक, उनका नरसंहार और इससे प्रेरित होकर उस समय के राज्य शासकों को संबल देने के लिए, उस समय की प्रजा को संबल देने के लिए साहित्यकारों ने वीरता परक काव्य लिखा। उस समय जो आरंभ में लिखा गया जिसमें 18 बरस में डूंगर गिरे अरुणेरा गिरे सिया बरस 18 छत्तीस गिरे आगे जीवन को लिखा। इसी तरह से अगर हस्ती का भी बात करें तो यह वह युग था जहाँ ऐसे
यदि हम आधुनिक काल में आए तो वाकई में ये आधुनिक काल है जिसमें शासन व्यवस्था बदली। और अगर हम रीतिकाल की बात देखें तो उसमें क्या होता है, अकबर के जो छुपे हुए विकास थे वो मोहम्मद शाह रंगीला तक आते आते प्रकट हुए। और उस समय सारा काम नीतिपरक शैली में लिखा गया, लेकिन उस समय सारा काम मानसर उपक्रमों को लेकर लिखा अधिकांश बात। आधुनिक काल जो था, आधुनिक काल हमारे लिए एक ऐसा काल बनकर आया जहाँ भारतेंदु युग अपनी एक नवीन शैली के साथ आए। भारतेंदु युग जो था वह हमारे समाज की जो बदलती हुई व्यवस्था थी और साथ ही अंग्रेजों ने जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राज व्यवस्था को छीन किया था, उसे लेकर जैसे भारतेंदु जी लिखते हैं भीतर भीतर सब से जो सभी साजन नहीं अगले, जैसे उन्होंने एक पद लिखा है। इसी तरीके से अगर द्वितीय युग की बात करें जहाँ जिसे हम जागरण सुधार काल कहते हैं, जिसमें धर्म को लेकर, समाज को लेकर, भाषा को लेकर संख्या थी, जहाँ समाज के लिए खड़े कर देने का हर व्यक्ति के लिए प्रयत्न था। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो आधी दुनिया की स्त्रियां, उन्हें भी सामने लाकर राष्ट्रहित के लिए, समाज के लिए खड़ा कर देना यह व्यक्ति प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता थी। इसीलिए कृष्ण स्वयं राधा को संदेश देते हैं, समाज सेवा